स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गैलेक्सी हब। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में आज नया टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ाना है, संबंध एवं फलन पढ़ाना है। तो इसके आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल बताए जाएंगे, एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो मैं पहले एक बात बता देता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप 11th क्लास के रिलेशन एंड फंक्शन के जो वीडियो डाले गए हैं उनको आप सबसे पहले देखें, तभी ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले संबंध यानी रिलेशन की परिभाषा देखते हैं। रिलेशन क्या होता है? यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध आर कहलाता है, अर्थात आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट आपका संबंध आर कहलाएगा, अर्थात आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यदि समुच्चय ए का कोई अवयव ए का मतलब कोई भी एलिमेंट स्मॉल ए समुच्चय बी के किसी भी अवयव स्मॉल बी से संबंध आर से संबंधित हो, तब ए कॉमा बी इज द सबसेट ऑफ आर। इसे ए आर बी भी लिखते हैं, ए कॉमा बी इज द सबसेट ऑफ आर लिखें, या इसे ए आर बी भी लिखते हैं और ए का संबंध बी पढ़ते हैं, ए रिलेशन बी पढ़ते हैं। इसको एग्जाम्पल में आपको बताया जाएगा। यदि दो समुच्चय, जैसे मान लेते हैं ए आपको दिया ए कामा बी कामा सी तथा बी बराबर दिया है 1 2 3 4 है, तब ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? A1 A2, पहले ए का सब में गुणा हो जाएगा तो A1 A2 A3 A4, फिर बी का होगा B1 B2 B3 B4, फिर सी का होगा C1 C2 C3 C4। ये आपका ए क्रॉस बी हो गया। उसके बाद ए और बी में हम रिलेशन लिखेंगे। इधर हम लिख देंगे ए बी सी, ये वाला ए सेट है और ये बी है। बी में है 1 2 3 4। ए को संबंधित कर देंगे 1 से, बी को 2 से, सी को 3 से। तो जो आपका रिलेशन है वो हो जाएगा A1 B2 C3, क्योंकि A 1 से रिलेटेड है, B 2 से रिलेटेड है, C 3 से रिलेटेड है। तो आपका जो रिलेशन R हो गया A1 B2 C3। अब आपको ये कंफर्म करना है कि ये जो R है, रिलेशन R है, वो इसका सबसेट है कि नहीं, A क्रॉस B का उप समुच्चय है कि नहीं। तो देख लीजिए, ये सभी एलिमेंट A1 B2 C3 A क्रॉस B में दिए गए हैं। इसका मतलब R इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो कहा जाएगा कि R एक रिलेशन है, R एक संबंध है। उसके बाद इसमें तीन चीज़ें, महत्वपूर्ण तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले होता है प्रांत यानी डोमेन। डोमेन बराबर होता है A कामा B कामा C। जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं ये डोमेन होते हैं। उसके बाद रेंज जो आपकी होती है, परिसर, वो होता है दूसरे वाले एलिमेंट 1 2 3। उसके बाद को डोमेन यानी सह डोमेन 1 2 3 4। ये जितने भी बी में दिए गए हैं वो सब होते हैं को डोमेन में। जैसे जिनमें रिलेशन है तो ये रेंज में आएगा, और रिलेशन है और नहीं भी है सब मिलाकर आपका को डोमेन हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें आपको बहुत याद रखनी है। उसके बाद संबंध का बीजगणितीय निरूपण दो विधियों से किया जा सकता है। सबसे पहली है रोस्टर विधि और दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। वैसे भी जो आपका सेट था उसको भी दो तरह से लिखते थे, रोस्टर से, समुच्चय निर्माण विधि से। और जो आपका संबंध है यानी रिलेशन है उसको भी हम दो विधियों से निरूपित करेंगे। फिर आते हैं संबंधों के प्रकार। किसी अरिक्त समुच्चय मतलब नॉन एम्प्टी सेट, जो खाली सेट ना हो, किसी अरिक्त समुच्चय यानी नॉन एम्प्टी सेट ए पर
संबंधों के प्रकार निम्नलिखित हैं। संबंध मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है रिक्त संबंध यानी एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो एम्प्टी रिलेशन वह होता है जिसमें आर बराबर फाई हो और फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हो। तो जिसके रिलेशन में केवल फाई हो और फाई वैसे भी किसी का भी सबसेट हो सकता है। फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ऐसे संबंध को हम रिक्त संबंध यानी एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। उसके बाद आते हैं सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध कैपिटल आर एक सार्वत्रिक रिलेशन आर कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। यहाँ पर ये एक दूसरे का अपोजिट है। इसमें कोई भी अवयव किसी भी अवयव से रिलेशन नहीं रखता है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात आर बराबर ए क्रॉस ए। तो आर बराबर ए क्रॉस ए के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन है। जैसे यहाँ पर देखिए आया था आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आया था। यहाँ पर ए क्रॉस बी और आर का मान बराबर आ जाए तो होता है यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे यहाँ पर अगर आर का मान ये पूरा यही आ जाता A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, तो यहाँ पर R A क्रॉस B के बराबर हो जाता। ऐसी स्थिति में आपका ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता A क्रॉस B की कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर है R बराबर A क्रॉस A। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, जो आपकी बुक है NCERT उसका एग्जाम्पल फर्स्ट है। इसी एग्जाम्पल में दोनों के एग्जाम्पल दिए गए, एक तो एम्प्टी रिलेशन का, एक यूनिवर्सल रिलेशन का। देख लीजिए, माना कि ए बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। ए बालकों के स्कूल का मतलब बॉयज़ स्कूल जो होते हैं जिनमें केवल बॉयज़ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ए बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि R बराबर A कामा B सच दैट A B की बहन है द्वारा प्रदत्त संबंध रिक्त संबंध है। ये आपको शो करना है कि A जो है बालकों के स्कूल है, A जो है आपके बालकों के जो स्कूल है उसके स्टूडेंट्स का संबंध है। उसके बाद R बराबर A कामा B सच दैट A B की बहन है। जब बालकों का स्कूल है तो आपको समझ लेना चाहिए कि कोई वहाँ पर बहन नहीं हो सकती, वहाँ पर भाई भाई हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ए बी की बहन है, तो बॉयज़ स्कूल में गर्ल स्टूडेंट कहाँ से आ गया? इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है वो आर बराबर आपका फाई आ जाएगा। जब आर बराबर फाई हो जाएगा तो यही लिखा है द्वारा प्रदत्त संबंध रिक्त संबंध है। आपको शो करना था तो लैंग्वेज में आपको बस लिख देना है आर इक्वल फाई, सो इट इज़ ए एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद इसी में देख लेते हैं तथा आर बराबर ए कामा बी, ये इसके लिए एग्जाम्पल है, सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है द्वारा प्रदत्त संबंध सार्वत्रिक संबंध है। इसका मतलब है ए और बी जो दो स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये बॉयज़ स्कूल है तो दो स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी ऊंचाइयों का जो डिफरेंस है वो 3 मीटर से कम है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट, यहाँ पर कहीं गर्ल बॉयज़ का यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि ये आपका रिलेशन सही है। ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है द्वारा प्रदत्त संबंध सार्वत्रिक संबंध है। तो ये तो सभी के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर ए क्रॉस ए। इसका मतलब ये यूनिवर्सल रिलेशन है। उसके बाद
जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अब आती है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। फर्स्ट नंबर स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव कहलाता है। रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के लिए ए बिलोंग्स टू आर। उसके बाद सममित यानी सिमेट्रिक कहलाता है यदि समस्त A1, A2 बिलोंग्स टू ए के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू आर से इसका A2, A1 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। मतलब A1, A2 बिलोंग्स टू आर से आपका इसका अपोजिट A2, A1 बिलोंग्स टू आर अगर प्राप्त होता है तब हम कहते हैं ये सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद संक्रमक या संक्रामक ट्रांजिटिव कहलाता है यदि समस्त A1, A2, A3 बिलोंग्स टू ए के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू आर तथा A2, A3 बिलोंग्स टू आर से A1, A3 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। मतलब पहला दूसरा अगर सबसेट है आर का, उसके बाद दूसरा तीसरा है सबसेट आर का, तो पहला तीसरा भी अगर सबसेट आर का है तब हम कहते हैं बिलोंग करता है आर को, तब हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। उसके बाद ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। ए पर परिभाषित संबंध आर इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध का मतलब वो तुल्यता संबंध होता है जब ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाइड हो। वो आपका स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। मतलब ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तीनों चीज़ें अगर होती हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, इसको तुल्यता संबंध कहते हैं। इसके लिए आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय में R बराबर T1, T2 सच दैट T1, T2 के सर्वांग सम है। एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। ये आपका एग्जाम्पल 2 होगा। तो इसको आपको प्रूफ करना होगा। एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, ये जो मैंने आपको एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन बताया, इसका एक ही एग्जाम्पल यहाँ पर बताया है। तो इस एग्जाम्पल को हमें प्रूफ करना है। उसके बाद दूसरा जो रिलेशन आपको तुल्यता संबंध का बताया गया है उसको भी आपको प्रूफ करना है। तो हम इसको क्वेश्चन मान के, वैसे अगर डेफिनीशन आती है तो एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, और इसकी डेफिनीशन आती है तो ये एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। वहाँ पर आपको इसको प्रूफ करके नहीं दिखाना। अगर डेफिनीशन आती है तो आपको प्रूफ नहीं करना। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हम पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल में दिया है, माना कि ए बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि R बराबर A, B सच दैट ए बी की बहन है द्वारा प्रदत्त संबंध रिक्त संबंध है। तो एग्जाम्पल 1, सबसे पहले तो आपको ये देखना है R बराबर A, B सच दैट ए बी की बहन है। ये आपका रिलेशन है। जबकि आपको इसको रिक्त संबंध सिद्ध करना है तो यहाँ पर लिखेंगे बालकों के स्कूल में कोई किसी भी विद्यार्थी का
विद्यार्थी की बहन नहीं होगी, क्योंकि बालकों का स्कूल है तो इसमें बहन कहाँ से आ जाएगी। इसका मतलब है r बराबर आपका 5 होगा। जब r बराबर 5, अतः r एक रिक्त संबंध है, यानी एम्प्टी रिलेशन है। r एक रिक्त संबंध है। उसके बाद दूसरे में आते हैं, r बराबर a कामा b, r बराबर a कामा b सच दैट a तथा b की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। इसका मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट्स की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम होना ही चाहिए। ये लीगल है। अगर ये लीगल है तो ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। इसका मतलब है कि विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम ही होना चाहिए। ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। 3 मीटर से कम ही होना चाहिए, ये लीगल है। अतः R एक यूनिवर्सल रिलेशन है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में R बराबर T1, T2। R बराबर आपको दिया गया है, ये एग्जाम्पल सेकेंड है आपका। R बराबर दिया है T1, T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांग सम है। जब T1 T2 के सर्वांग सम है तो इसको आपको सिद्ध करना है। एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध वही हो सकता है जिसमें ये 3 चीज़ें आ जाएं, स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, यानी रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, यानी स्वतुल्य चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना होगा R स्वतुल्य है, क्योंकि T1 के सर्वांग सम है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर स्वतुल्य में क्या करना है, जहाँ T1 T2 दोनों हैं वहाँ पर केवल, अगर यहाँ T1 है तो यहाँ भी T1 रखना है। और क्या ये जो लैंग्वेज साइड में लिखी हुई है ये इसका पालन कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशन में T1, T2 ये प्रदर्शित करता है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। तो यहाँ पर आपको स्वतुल्य में, रिफ्लेक्सिव में ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि T1 T1 दोनों में एक ही चीज़ लिखनी है। क्या T1 T1 के सर्वांग सम हो सकता है? 100% हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ अपने के सर्वांग सम होती है। हर चीज़ अपने के सर्वांग सम होती है, कोई भी चीज़ हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, T1 T1 के सर्वांग सम है। दिस implies T1, T1 belongs to R। अतः R स्वतुल्य।
चाहे आप इसको स्टेप में लिख देंगे, ये पहला स्टेप हो गया आपका, फर्स्ट स्टेप हो गया। आर स्वतुल्य प्रूव करना है तो आप स्टेप 1 लिख दें, या वहाँ पर कोई स्टार बना दें, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इम्प्लाइज का साइन बनेगा तो इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो आर स्वतुल्य है क्योंकि T1 के सर्वांग सम है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने के सर्वांग सम हो सकती है। दिस इम्प्लाइज ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, T1 T1 बिलोंग्स टू आर, अतः आर स्वतुल्य है। अब हम आते हैं सममित में। सममित में क्या करना है, इसको सेकेंड नंबर डाल देते हैं। T1 T2 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज T1 T2 के सर्वांग सम है, यानी कॉन्ग्रेंट है, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। इसका मतलब है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, जब T1 T2 के सर्वांग सम है, ये इसके सर्वांग सम है, तो ये इसके भी सर्वांग सम होगा। तो इसको आप ये लिख सकते हैं, T2 T1, T2 T1 के सर्वांग सम है, तो अगर ये इसको T1 T2 बिलोंग्स टू आर ये प्रदर्शित करता है कि T1 T2 के सर्वांग सम है, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये दिस इम्प्लाइज T2 T1 बिलोंग्स टू आर। अगर T1 T2 बिलोंग्स टू आर लेकर T2 T1 बिलोंग्स टू आर प्रूव हो जाए, तब हम कहते हैं आर सममित है। आप फार्मूला भी साइड से देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, अगर A1 A2 बिलोंग टू आर से A2 A1 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो जाए, तब हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। उसके बाद तीसरी चीज़ पर चलते हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ पर डाल देंगे। तीसरे पॉइंट पर आपको संक्रमक या संक्रामक ट्रांजिटिव आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए T1 T2 बिलोंग्स टू आर तथा T2 T3 बिलोंग्स टू आर का अर्थ है, आपको यहाँ से क्या अर्थ है, T1 T2 का अर्थ था T1 T2 के सर्वांग सम है, का अर्थ है T1 T2 के सर्वांग सम तथा T2 T3 के सर्वांग सम। इसका अर्थ है कि T1 T2 के सर्वांग सम, क्योंकि ये आपको रिलेशन में दिया गया है। इसी तरह आपको एक और रिलेशन लिखना है T2 T3, तो इसका मतलब हो जाएगा T2 T3 के सर्वांग सम है। जब ये इसके सर्वांग सम है, आपको ध्यान देना है, जब T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है, आप ये मान सकते हैं कि जब T1 T2 के बराबर है और T2 T3 के बराबर है, तो क्या T1 T3 के सर्वांग सम नहीं होगा। तो इसका मतलब है, दिस इम्प्लाइज T1 T3 के सर्वांग सम है। ये किसको इम्प्लाइज करता है कि T1 T3 बिलोंग्स टू आर, और ये किसको इम्प्लाइज करता है, आर संक्रामक है। आर आपका संक्रामक है। यहाँ पर देखिए संक्रामक की डेफिनेशन में, अगर A1 A2 बिलोंग्स टू आर तथा A2 A3 बिलोंग्स टू आर से A1 A3 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो, तब हम कहते हैं कि आर आपका संक्रामक है। तो यहाँ से देखिए T1 T2 बिलोंग्स टू आर तथा T2 T3 बिलोंग्स टू आर से आपको क्या मिल रहा है, T1 T3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है आर संक्रामक है।
तो R यहाँ पर देखिए स्वतुल्य भी है यानी रिफ्लेक्सिव है, सममित भी है मतलब सिमेट्रिक भी है, और संक्रामक यानी ट्रांजिटिव भी है। तो R ये तीनों चीज़ें अगर कोई रिलेशन तीनों होते हैं, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, तब हम कहते हैं अतः R एक तुल्यता संबंध। यही आपको प्रूव करना था। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R बराबर L1, L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। इसका मतलब है जो रिलेशन दिया है वो इन दोनों में क्या रिलेशन है कि L1 L2 पर लंब है, ये आपका रिलेशन है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R सममित है परंतु ना तो स्वतुल्य है ना ही संक्रामक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपको स्वतुल्य चेक करना होता है। तो स्वतुल्य के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले हम R लिख लेंगे या हम ऐसे लिख देंगे R स्वतुल्य नहीं है क्योंकि स्वतुल्य में क्या होता है, स्वतुल्य में होगा कि R बराबर L1, L1 L1 पर लंब, ये होना चाहिए क्योंकि स्वतुल्य में ये दोनों चीज़ें समान होती हैं। तो कोई भी चीज़ अपने पर तो लंब हो नहीं सकती है, तो L1 कोई भी लाइन अपनी लाइन पर लंब नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है R स्वतुल्य नहीं है क्योंकि L1 पर लंब नहीं हो सकता है। दिस इम्प्लाइज L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो R आपका स्वतुल्य नहीं होगा, पहली बात। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है सममित। तो सममित में क्या होता है, L1, L2 बिलोंग्स टू R का अर्थ है कि L1 L2 पर लंब है। चाहे आप ऐसे भाषा में लिख दें या इम्प्लाइज करके लिख दें, ऐसे भी आप लिख सकते हैं L1, L2 बिलोंग्स टू R, L1 L2 पर लंब है, इसका मतलब है इसका ये अर्थ हुआ। चाहे बराबर करके लिख दें। दिस इम्प्लाइज अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर भी लंब हो सकता है। तो L2 L1 पर लंब, अगर इसको लिखा जाता है L1, L2 बिलोंग्स टू R, L1 L2 पर लंब को ये लिखा जाता है कि L1, L2 बिलोंग्स टू R, तो इसको क्या लिखा जाएगा, दिस इम्प्लाइज L2, L1 बिलोंग्स टू R। तो हम देखिए ये लेकर चले L1, L2 बिलोंग्स टू R लेकर चले। ये यहाँ पर चाहे इसका अर्थ लिख दें या इम्प्लाइज लिख दें, इसकी जगह पर इम्प्लाइज लिख दें, चाहे इसका अर्थ है कुछ भी लिख दें। यहाँ पर हमने लिखा है L2 L1 पर लंब है, तो L2, L1 बिलोंग्स टू R। अगर L1 L2 लेके चलें बिलोंग्स टू R से L2, L1 बिलोंग्स टू R आ जाए, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, R सममित है। ये इम्प्लाइज कर रहा है कि R आपका सममित है यानी सिमेट्रिक है। उसके बाद तीसरी चीज़ देख लेते हैं। ये तीसरे एग्जाम्पल का सलूशन है।
तीसरी चीज़ देख लेते हैं, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 कामा L3, एक और आपको लिखना पड़ेगा अलग से, L1 कामा L2 दिया रहता है, L2 कामा L3 तीसरा वाला आपको लिखना होता है, बिलोंग्स टू R का अर्थ है L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है। इसका अर्थ है इन दोनों का कि L1 L2 पर लंब है। इसका मतलब तो ये दिया है आपको L1 L2 पर लंब है। एक इसी के सिमिलर आपको और सेट बनाना होता है, L2 L3 बिलोंग्स टू R का अर्थ है कि L2 L3 पर लंब है। जो संबंध इनमें होता है वही संबंध आगे वाले में भी होता है, ये आपको अपने आप से लिखना है। जैसे वहाँ पर दिया होगा A कामा B का अर्थ है कि A B का अंतर 3 है, तो यहाँ पर B कामा C आपको C अलग से ऐड करना पड़ेगा, तो B कामा C का अर्थ है कि इनका अंतर 3 है। ये अपने आप से बनाना है। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, दिस इम्प्लाइज L1 कामा दिस इम्प्लाइज L1 यहाँ पर ऐसे हम फिगर बना लेंगे, जैसे हमने इसको L1 माना, इसको L2 माना, इसको L3 माना। यहाँ पर देख लीजिए L1 L2 पर लंब है, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R का अर्थ है L1 L2 पर लंब है। उसके बाद L2 L3 पर लंब है, ये भी सही है। तो L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R का मतलब L2 L3 पर लंब है। तो आपको शो क्या करना है कि क्या L1 L3 पर लंब है। तो यहाँ पर देखेंगे दिस इम्प्लाइज L1 L3 पर लंब नहीं है, ये तो समांतर है, लंब नहीं है, तो ये किसको इम्प्लाइज करेगा, दिस इम्प्लाइज L1 कामा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। जब डज नॉट बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब है R संक्रामक नहीं है। यही 3 चीज़ें आपको प्रूव करनी थी। उसके बाद हम चौथे एग्जाम्पल पर चलते हैं। चौथा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखेंगे, तो सॉल्व करेंगे। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R बराबर जो आपका रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य परंतु ना तो सममित और ना ही संक्रामक है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि स्वतुल्य में इस तरह का अगर आपको रिलेशन दे दिया जाता है, अगर ऐसे थ्योरेटिकल दिया जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन है तीसरा एग्जाम्पल, तो इस तरह से करना है। अगर आपको रिलेशन दे दिया जाएगा तो आपका बहुत आसान हो जाएगा। आपको ये देखना है कि स्वतुल्य वह होगा जिसमें 1 1 आ जाए, जैसे 1 2 3 है, तो ये दोनों सेम अगर आ जाए, 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। यानी 1 2 3 है तो 1 1 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 ये तीनों होने चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ लिखना है आपको 1 कामा 1 कामा 2 कामा 2 कामा 3 कामा 3, ये तीनों किसको बिलोंग करते हैं, R को रिलेशन में हैं। 1 2 3 स्वतुल्य का मतलब है कि A कामा A होना चाहिए। यहाँ पर देखिए A कामा A का मतलब A अगर 1 है तो 1 कामा 1 होना चाहिए, 1 कामा 1 है। फिर 2 ये A का काम करेगा तो 2 कामा 2 ये भी है। फिर ये A का काम करेगा 3 कामा 3 ये भी है। इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज R स्वतुल्य है। बस इनमें इतने करना है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद दूसरा चेक करते हैं। सममित के लिए अगर हम
सममित में दो चीज़ें लेते हैं। अगर हम 1 2 ले लें तो यहाँ पर देखिए 1,2 बिलोंग्स टू R। अगर 1 2 है तो सममित होने के लिए 2 1 भी होना चाहिए, इसका उल्टा भी होना चाहिए रिलेशन में। तो क्या 2 1 है? इसमें नहीं है। 1,2 बिलोंग्स टू R बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो आप ये किसको इम्प्लाइज करता है कि R सममित नहीं है, सममित नहीं है, क्योंकि 1,2 तो बिलोंग कर रहा है R को, बट 2,1 इसका उल्टा, क्योंकि इसमें दोनों बिलोंग करने चाहिए। A1, A2 से A2, A1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब R आपका सममित नहीं है। तीसरा पार्ट यहाँ पर देख लें। यहाँ पर जैसे हम 1,2, 2,3, 1,2 तथा 2,3 ये दोनों देखिए R को बिलोंग कर रहे हैं। तो 1,2 अगर हम 1 2 3 लेके चलें तो 1,2 ये है, 2,3 भी है, तो फिर 1,3 भी होना चाहिए। तो 1,2 2,3 यहाँ से देखिए आपको डेफिनेशन इसलिए लिखी गई आपके सामने कि कन्फ्यूजन ना हो। A1, A2 और A2, A3 से A1, A3 प्राप्त हो, यानी A2 जो कॉमन एलिमेंट है वो हट के आपका पहला और तीसरा प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिए 1,2 तो है रिलेशन में, तो ये बिलोंग करेगा R को, 2,3 भी R को बिलोंग करेगा, बट 1,3 यानी 2 2 अगर कॉमन एलिमेंट हटा दो तो 1,3 क्या बिलोंग कर रहा है R को? अगर R को बिलोंग कर रहा है तो ये संक्रामक होगा, नहीं कर रहा है तो संक्रामक नहीं होगा। अतः दिस इम्प्लाइज R संक्रामक नहीं है। यही आपको प्रूव करना था। एग्जाम्पल 5 देखिए। यहाँ पर जो आपको रिलेशन दिया गया है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A, B बिलोंग्स टू R का अर्थ है A माइनस B 2 से विभाजित है, 2 से विभाज्य है या विभाजित है, ऐसे हमने लिख लिया। ये आपका रिलेशन, ये जो लिखा था इसको हमने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद आपका स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? स्वतुल्य के लिए सबसे पहले होना चाहिए कि A, जैसे A, B बिलोंग्स टू R का मतलब है, इसकी मीनिंग है कि A माइनस B आएगा, ये रिलेशन आएगा और ये 2 से विभाज्य है। तो इसको आप दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं A, R, B बराबर A माइनस B 2 से विभाज्य है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? A, बिलोंग्स टू R, यह हम लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू Z के लिए। यहाँ पर अगर A, A हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 0 जो आपका आ जाएगा 0 2 से विभाज्य। अगर 2 से विभाज्य है इसका मतलब है ये किसको इम्प्लाइज कर रहा है? दिस इम्प्लाइज R स्वतुल्य है। जब R आपका स्वतुल्य है तो दूसरा चेक करेंगे, सममित चेक करेंगे। तो A, B या A माइनस B, इसका मतलब है A, B बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज A माइनस B 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हमको ये बताइए कि अगर A माइनस B 2 से विभाज्य है तो अगर हम इसका सीरियल चेंज कर दें, दिस इम्प्लाइज B माइनस A, ये भी 2 से विभाज्य है। अगर इसको हम इंटरचेंज कर दें तो कोई भी संख्या अगर इंटरचेंज कर दें
तो उसका भाग उसमें चला जाएगा, क्योंकि भाग में प्लस माइनस से आपको मतलब नहीं होता है। तो अगर हम इसमें माइनस कॉमन कर लें या इसको b माइनस ए लिख दें तो वो भी 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी, विभाज्य है। ये किसको इम्प्लाइज करेगा? अगर ये a कामा बी बिलोंग्स टू r बराबर a माइनस बी है तो b माइनस ए का क्या मतलब हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज b कामा ए बिलोंग्स टू r। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? r सममित है, r आपका सिमेट्रिक है। तीसरी चीज़ में आ जाते हैं, a कामा बी बिलोंग्स टू r तथा b कामा सी बिलोंग्स टू r, क्योंकि एक और अपने आप से बनाना पड़ेगा। a कामा बी तो दिया है, b कामा सी अपने आप को लिखना होगा। a कामा बी बिलोंग्स टू r तथा b कामा सी बिलोंग्स टू r का अर्थ है, पहले वाले का क्या अर्थ था कि a माइनस बी 2 से विभाज्य है, 2 से, तथा b माइनस सी, जैसे यहाँ a माइनस बी आया है ऐसे यहाँ पर b माइनस सी 2 से विभाज्य। यहाँ पर आपको ये देखना है कि कोई अगर नंबर 2 से विभाज्य है, दूसरा भी 2 से विभाज्य है, क्या इनको अगर जोड़ दें, क्या अगर इनको जोड़ दें, दोनों को ऐड कर दें तो क्या 2 से विभाज्य नहीं होंगे? तो इसका मतलब इसको आपको लिख देना है कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये भी आपका, दोनों को ऐड कर दें, ये 2 से विभाज्य है। दिस इम्प्लाइज, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज a माइनस सी 2 से विभाज्य है। अगर 2 से विभाज्य है तो दिस इम्प्लाइज a कामा सी बिलोंग्स टू r, मीन r आपका क्या है? संक्रामक है। तो हम a कामा b और b कामा c की सहायता से क्या ले आए? a कामा c, यानी कॉमन एलिमेंट आपको हटाना होता है। तो a कामा c बिलोंग्स टू r, r संक्रामक है। तो r आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब है r में इक्विवेलेंस रिलेशन है, r में एक तुल्यता संबंध है, r एक तुल्यता संबंध है। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको शो करना था। एग्जाम्पल 6 देखिए, माना a इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 में r बराबर a कामा b सच दैट a तथा b दोनों ही या तो सम है या विषम है। द्वारा परिभाषित संबंध सिद्ध कीजिए कि r में एक तुल्यता संबंध है। सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उप समुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, परंतु 1 3 5 7 का कोई भी अवयव 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्वतुल्य के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे a इज द सबसेट ऑफ a, ये इम्प्लाइज करेगा कि a या तो सम है या विषम है। ये किसको इम्प्लाइज करेगा? दिस इम्प्लाइज a कामा a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है कि r स्वतुल्य। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अब आपको क्या करना है? a कामा b सममित सिद्ध करना है। a कामा b बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज a तथा b दोनों ही या तो सम है या विषम है।
ये लिखेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज बी तथा ए दोनों ही या तो सम है या विषम है। तो ये किसको इम्प्लाइज करेगा, B, A बिलोंग्स टू R। तो B, A बिलोंग्स टू R का मतलब है कि आपका A, B बिलोंग्स टू R लेकर चले तो B, A बिलोंग्स टू R आ गया, तो R सममित है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है संक्रामक की। A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R का अर्थ है कि A तथा B दोनों या सम है या विषम है, और B तथा C दोनों या सम है या विषम है। इसका मतलब आपको क्या करना है, A, B बिलोंग्स टू R का मतलब है A तथा B दोनों या सम है या विषम है। B, C का मतलब है B तथा C दोनों या तो सम है या विषम है। तो ये किसको इम्प्लाइज करेगा, ये इम्प्लाइज करेगा कि A तथा C दोनों सम या विषम है, क्योंकि यहाँ पर B तो कॉमन हो गया। अगर A तथा A सम है, A, B दोनों सम है, तो B, C दोनों सम होंगे। उसके बाद A, C भी सम होंगे। यहाँ पर लिखिए A तथा C दोनों सम या विषम है। अगर यहाँ सम है, A, B सम है, तो यहाँ B और C सम होंगे। अगर यहाँ पर दोनों विषम है तो यहाँ पर भी विषम होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि A तथा C दोनों सम या विषम है। ये किसको इम्प्लाइज करेगा, A, C बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि R संक्रामक है। तो R में आपका क्या आ गया, R स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो R एक तुल्यता संबंध है। एक चीज़ प्रूव हो गई। दूसरा पार्ट दिया है, सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उपसमुच्चय 2, 4, 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव 2, 4, 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, ऐसे ओरल देख लेते हैं। ये जो दिया है 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि ये सभी विषम है तो ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, क्योंकि इसमें ये लिखा है या तो सम है या तो विषम है, तो सभी विषम है। और यहाँ पर देखिए 2, 4, 6 ये सभी सम है, तो ये भी एक दूसरे से संबंधित होंगे। परंतु 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव 2, 4, 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा। इसके एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सभी विषम है और उसमें सभी सम है। ये अपने वाले एलिमेंट के लिए तो संबंधित होगा, ये भी अपने एलिमेंट के लिए संबंधित होगा, लेकिन ये वाला सेट इस वाले सेट से रिलेटेड नहीं होगा। यही आपको प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन के एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 6 तक बताए। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज की क्वेश्चन बताए जाएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।